3, 2, 1. Announced last year but seen this year. लुइस हैमिल्टन in red. किसने सोचा था कि लुइस हैमिल्टन फेरारी जाएंगे? लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्थिति भी नहीं हो सकती थी? क्या पता लुइस हैमिल्टन ही ना बनते? क्या पता लुइस हैमिल्टन कभी मर्सिडीज ही ना ज्वाइन करते? क्योंकि 2008 में संभव है लुइस हैमिल्टन BMW सॉबर ज्वाइन कर सकता था। क्यों? बहुत बड़ी कहानी है इसके ऊपर। This is the कहानी of Spygate 2007 because it involves white powder, a photocopy machine, a mysterious death, 2 world champions, and the largest fine in the history of sport. Intrigued? आगे तो सुनो। देखिए क्या हुआ था ना, 2000 और 2004 के बीच फेरारी का डोमिनेंस चल रहा था। एक ड्रीम टीम मौजूदा थी। माइकल शूमाकर 5 लगातार F1 चैंपियनशिप्स जीते थे और उनके साथ थे टीम प्रिंसिपल जॉन टॉड, टेक्निकल डायरेक्टर रॉस ब्रॉन, चीफ इंजीनियर रोरी बर्न एंड चीफ मैकेनिक नाइजल स्टेपनी। लेकिन 2006 में जब माइकल शूमाकर ने रिटायरमेंट की घोषणा की तो ये पूरी ड्रीम टीम ब्रेकअप हो गई थी। इनमें से केवल एक ही शख्स फेरारी में मौजूद थे और उनका नाम था नाइजल स्टेपनी। Now Nigel Stepney thought because the dream team broke up that he would get a promotion and he wanted to become the technical director, but he was overlooked because the powers that be chose an Italian in Ferrari over him. So Stepney felt like a Stepney, pun intended. एक स्पेयर टायर की तरह थे वो इस फेरारी के ऑर्गेनाइजेशन में और वो बिल्कुल नाखुश थे इस बात से। तो पब्लिकली इन्होंने जाके बोला कि मैं कहीं और काम करूंगा या मैं गैप ईयर लूंगा, और फेरारी इस बात से खुश नहीं थी। आमतौर पे फेरारी काफी इंटॉलरेंट होती थी इन चीजों के बारे में, एंड दे वुड हैव फायर्ड अ पर्सन लाइक नाइजल स्टेपनी, बट दे अंडरस्टूड हिज वैल्यू, सो दे केप्ट हिम, बट दे स्टार्टेड साइडलाइनिंग। लेट्स पॉज हियर फॉर अ सेकंड अबाउट फेरारी एंड मूव ऑन टू देयर ट्रेडिशनल राइवल्स बैक इन द डे, मैक्लारेन। जी हाँ, मैक्लारेन उस जमाने में फेरारी की सबसे बड़ी राइवल थी, लेकिन 1998 से उन्होंने एक भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी, एक भी कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप उनके नाम नहीं आई थी। पर 2007 के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा कू हासिल किया था, because the first driver they signed was Fernando Alonso, who had broken Ferrari's dominance by becoming back-to-back world champion with Renault in 2005 and in 2006. और साथ में they signed the most sought after rookie in the world at that point, Lewis Hamilton. पर शुरुआत से ही ना ठीक नहीं था मामला, क्योंकि ऑजी ग्रां प्री जैसे ही शुरू हुआ था, द फर्स्ट रेस ऑफ द सीजन, टर्न 1 पर ही लुइस हैमिल्टन ने ऐसा कट किया फर्नांडो अलोंसो को कि ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो गया दोनों के बीच और फ्रिक्शन की शुरुआत हो गई। Go! Nice start by both the McLarens. Look at Kubica attacking Hamilton. We've got yellow flags at the back. Hamilton's had some manners put on him by Kubica, but he comes round the outside. He's also gone round Alonso. Stunning start by Lewis Hamilton up into third place. Raikkonen pulls away. अब आपने ड्राइव टू सर्वाइव तो देखा ही होगा, उसमें पिछले सीजन भी जैक ब्राउन ने बोला है मैक्लारेन का ये बिलीफ है कि कोई नंबर 1 और नंबर 2 ड्राइवर नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। और यही प्रिंसिपल टीम प्रिंसिपल रॉन डेनिस ने भी अपनाया था उस 2007 के सीजन में। उन्होंने कहा था कोई भी नंबर 1 ड्राइवर नहीं है, कोई भी नंबर 2 ड्राइवर नहीं है, एंड दैट स्पेल्ड डिजास्टर। क्योंकि फर्नांडो अलोंसो was under the impression that when he came in, Ron Dennis told him that he would be the number 1 driver. रॉन डेनिस ने बोला ना, ऐसा तो कुछ सीन है नहीं। और तो और जैसे जैसे सीजन बढ़ता जा रहा था, लुइस हैमिल्टन धूम मचा रहे थे। He was winning podiums, he was getting results, he was racking up the points, and he was literally in close quarters with Fernando Alonso when it came to the championship. And it all came to a head in a few races. The first race was Monaco Grand Prix, where Ron Dennis and the team of McLaren asked Lewis Hamilton to let Alonso win. और हैमिल्टन खुश नहीं थे इस बात से। रेडियो पे उन्होंने चर्चा कर दी, पब्लिकली ये बात उभर कर आ गई। It's not easy when you hear they tell you to possibly slow down or to keep the gap, obviously to look after the car. You know, I'm a racer. I'll keep pushing right into the end. और इसकी वजह से अलोंसो और रॉन डेनिस के बीच फ्रिक्शन हो गया। अलोंसो का मानना था क्योंकि एक ब्रिटिश टीम है और एक ब्रिटिश टीम प्रिंसिपल है, वो एक ब्रिटिश ड्राइवर को बैक कर रहे हैं। आगे बात और बढ़ गई, क्योंकि जब आप हंगेरियन ग्रां प्री की ओर रुख मोड़े, वहां पर तो खासी टक्कर हो गई दोनों के बीच। पहले लुइस हैमिल्टन ने अपैरेंटली इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए कि अलोंसो पोल पोजीशन जीत जाए, और क्योंकि अलोंसो खुश नहीं थे इस बात से, he took matters into his own hands. He blocked Lewis Hamilton right at the end and denied him a flying lap, which meant that Lewis Hamilton couldn't better his time.
Yep, they want him out of there. Now Alonso's not getting on with it. Only a minute and 40 to go. Is he blocking Hamilton here? Is that a bit of a tactic within the team there to give Hamilton a bit of a headache? I think it might well be. That's really up to you now, chum. And this is where things went asunder. लड़ाई हो गई अलोंसो और रॉन डेनिस के बीच. Let's pause in McLaren for a minute and go back to Ferrari now. याद है वो मोनाको ग्रांड प्री जहां पर मैंने बोला कि अलोंसो और हैमिल्टन के बीच भिड़ंत हुई थी? वहां पे एक और बड़ा स्कैंडल उभर कर आया था, द व्हाइट पाउडर स्कैंडल. कहानी ये है कि फिलिपे मासा की गाड़ी के आसपास एक मिस्टीरियस व्हाइट पाउडर मिला था, which is said to have affected his performance during the race and during qualifying when they were preparing the car. तो फेरारी बड़ी चिंतित हो गई. उन्होंने पुलिस को बुला दिया, सीसीटीवी फुटेज देखी और पता चला कि नाइजल स्टेपनी वहां गाड़ी के इर्द गिर्द थे और वो व्हाइट पाउडर के ट्रेसेस उनके पास भी मिले थे. ये व्हाइट पाउडर वो व्हाइट पाउडर नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये बस सोप पाउडर था. लेकिन नाइजल स्टेपनी इस बात से बहुत नाखुश हुए. उन्होंने बोला कि ये कंस्पिरेसी चल रही है मेरे खिलाफ, फेरारी मुझे फायर करना चाह रही है, लेकिन दे डोंट हैव एनी ग्राउंड्स, दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग दीस स्कैंडल्स अराउंड मी. बट थिंग्स वर अबाउट टू गेट अ बिट मर्कियर वन डे. Let's head down to June 2007. एक छोटा सा शहर वोकिंग सरी की कहानी है ये, जहां पर मैक्लारेन ने अपना हेडक्वार्टर्स बनाया हुआ है. तो कहा जा सकता है इसको आप मैक्लारेन कंट्री भी बोल सकते हैं. उधर एक महिला ट्रूडी कॉफलिन के नाम से एक बड़े स्टैक ऑफ पेपर्स के साथ 780 पेजेस टू बी एग्जैक्ट चल रही है और गई एक फोटोकॉपी शॉप की ओर. क्या करना चाहती थी? वो चाहती थी कि ये जो 780 पेज हैं ये जेरोक्स हो जाए, फोटोकॉपी हो जाए और 2 सीडीज में बांट दें. अब क्योंकि ये मैक्लारेन कंट्री है तो आपको लग रहा होगा जी हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है. पर जो फोटोकॉपी की शॉप के जो मैनेजर थे ना, वो एक बहुत बड़े F1 फैन थे और उन्होंने इमीडिएटली भांप लिया था, देख लिया था कि ये पेपर्स में क्या है. अब दिक्कत तो ये हो गई कि पूरे मैक्लारेन कंट्री में ट्रूडी कॉफलिन वॉक्ड इन on the only person who happened to be a Ferrari fan. जी हाँ, ये जो आदमी थे ये फेरारी फैन हो गए और इन्होंने जब पढ़ा जो भी पेपर्स में लिखा हुआ था, इनको पता चला कि ये तो फेरारी की कार डिजाइन चल रही हैं. ये जो सारे सीजन में जो फेरारी ने ट्वीक्स किए थे, जो भी उन्होंने काम किया था गाड़ी पर, राइट डाउन फ्रॉम द कलर टू द एरोडायनामिक्स, हर चीज का इंफॉर्मेशन इन पेपर्स में लिखा हुआ था. So this man got suspicious. He obviously asked this lady for her name, and when she mentioned it, he registered that fact, and when she left, he googled her name. इससे पता चला that Trudy Coughlin was the wife of the chief designer of McLaren in Mike Coughlin. अब ये जो Ferrari fan है, ये tifosi मान रहे थे अपने आप को. Tifosi meaning the most ardent Ferrari fans. So he wanted to fulfill his duty. What he did the moment Trudy Coughlin left was he sent an email. कहां से उन्होंने ईमेल ढूंढ निकाला? Stefano Domenicali का, who had become the team principal at that point for Ferrari. Remember that Nigel Stepney was overlooked. He was overlooked for Stefano Domenicali. Domenicali, interestingly enough, as of right now, is the F1 CEO as well. तो Domenicali की ईमेल तो भेज दिया उन्होंने, लेकिन आमतौर पे आप जानते हैं 2007 में तो ईमेल्स ऐसे होते थे कि कोई ऐसा फोल्डर नहीं होते थे कि स्पैम है या प्राइमरी इनबॉक्स है, सारे ईमेल्स एक साथ आते थे. तो अगर कोई टीम प्रिंसिपल हो या कोई भी हेड ऑफ सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, उनको कितने ईमेल्स दिन में आते होंगे सोचिए. लेकिन तब भी किसी तरह इस रैंडम बंदे के ईमेल पर उन्होंने क्लिक कर दिया फ्रॉम वोकिंग सरी. जब उन्होंने पढ़ा कि इसमें क्या है, he immediately alerted the authorities not only in Ferrari but in F1 itself, and an investigation was launched. But that investigation yielded nothing. तब तक ये कहा जाता है कि Trudy Coughlin, on the instructions of Mike Coughlin, had gone and shredded all the hard evidence, hard copies, वो जो सारे पन्ने थे उन्होंने सारे shred कर दिए थे ताकि कोई ऐसा physical evidence ना हो. और इस वजह से पहली इन्वेस्टिगेशन शट हो गई. इस वीडियो में फिर से पॉज बटन दबा देते हैं. कई बार पॉज करना पड़ा है क्योंकि फिर से हम जाएंगे वापस मैक्लारेन की ओर. याद है वो हंगेरियन ग्रांड प्री जहां दिक्कत हुई थी अलोंसो और हैमिल्टन के बीच और उस वजह से लड़ाई हो रही थी रॉन डेनिस और अलोंसो की. वो थोड़ी ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गई क्योंकि अलोंसो को फाइन दिया गया था 5 ग्रिड पेनल्टी का. तो वहां पर गहमा गहमी शुरू हो गई रॉन डेनिस के साथ. एंड बिकॉज अलोंसो वाज सो अनहैप्पी, ही डिमांडेड that Lewis Hamilton be run out of fuel during that race. Otherwise, and this is his words that he blackmailed Ron Dennis with, he would release the emails that had the Ferrari details in it. Alonso later retracted those statements, लेकिन चिंगारी तब तक आग में बदल गई थी. Ron Dennis थोड़ा सा डर गए
उन्होंने सीधा फोन लगाया मैक्स मोस्ली को, जो उस समय FIA के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बोला देखिए अलोंसो ये करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर लुइस हैमिल्टन के साथ ये नहीं किया तो फिर वो कोई ईमेल्स आपकी तरफ भेज देंगे। टेंशन मत लीजिए, ये बोला रॉन डेनिस ने मैक्स मोस्ली को। इन ईमेल्स में कुछ है ही नहीं, आप क्यों टेंशन लेंगे। पर मैक्स मोस्ली टुक अटेंशन। उन्होंने टेंशन तो नहीं ली पर अटेंशन ले लिया, क्योंकि दूसरी बार ये बात उभर कर आ गई है। पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी, पर दूसरी बार फिर से क्यों हो रहा है। उनका मानना था कि ये पहले से ही उन्होंने बात कर ली थी अलोंसो के मैनेजमेंट से और फ्लैवियो ब्रियोतोरी से टू ओपन दिस इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बहुत रिपोर्टर्स का मानना है कि ये जो कॉल था रॉन डेनिस का, दिस वाज द हार्बिंजर मोमेंट आफ्टर व्हिच दिस इन्वेस्टिगेशन वाज रीलॉन्च्ड। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला that Nigel Stepney and Mike Coughlin were in cahoots with one another. Nigel Stepney of Ferrari and Mike Coughlin of McLaren were in cahoots with one another so that performances of Ferrari would drop down, or rather the performances of McLaren would go up. Not only that, it was also found out that Mike Coughlin and Nigel Stepney actually met with other teams as well to further their own prospect, because they had so much information. They thought that they could go to say a Williams or go to a Sauber and propose that देखिए हम जानते हैं कि ये सब चल रहा है, ये है गाड़ियों का डिजाइन, आप हमें अगले साल क्यों नहीं ले लेते हैं अपने टीम में। और इस वजह से ये पूरा स्कैंडल ब्रेकआउट हो गया। But the fallout of this investigation was massive, and the ripple effect and repercussions are being felt to some extent even now today. क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो गया था कि मैक्लारन ने चीटिंग की थी, they were not part of the Constructors' Championship at all. पर Lewis Hamilton and Fernando Alonso were allowed to compete for the Drivers' Championship on the condition and the precondition that both Lewis Hamilton, Fernando Alonso, as well as the test driver at that time, Pedro de la Rosa, would comply with all investigations. सारी emails दे देंगे, जो भी बातें हुई थी, सब जो खुसपुस हुई थी, सब FIA investigation authorities को वो बता देंगे। Interestingly enough, उस ड्राइवर्स चैंपियनशिप के दौरान किमी राइकनन won by a single point eventually, and it is said that वहां पे भी शायद बोला गया था, निर्देश दिए गए थे कि आप किमी राइकनन को जीतने दीजिए वो ड्राइवर्स चैंपियनशिप। Not only that, that is the last drivers championship Ferrari won up until now. क्या पता वो बात थोड़े सालों में बदल जाए। दूसरी बड़ी बात जो उभर कर आई थी, that the biggest and largest fine ever imposed in the history of sport was imposed on McLaren, all of $100 million. अब ये कहा जाता है कि इसमें थोड़ा पर्सनल एंगल भी है, क्योंकि मैक्स मोस्ली एंड बर्नी एक्लस्टन did not really like Ron Dennis as a person. तो कई बार ये उभर कर खबरें आई हैं कि रॉन डेनिस ने या बर्नी एक्लस्टन ने बोला कि 5 मिलियन आपकी इंडिस्क्रेशंस के लिए एंड 95 मिलियन बिकॉज वी डोंट लाइक यू। उनके शब्द थोड़े और अलग थे, थोड़े चॉइस वर्ड्स थे जो मैं यहां पर कहना नहीं चाहता हूं। 2014 में M20 हाईवे पे नाइजल स्टेपनी की गाड़ी पता नहीं क्यों रुकी हुई थी और वो बाहर निकले, एंड रैंडमली ऑन एन एक्सप्रेसवे a lorry came and crashed into him on the side. अब ये कहा जाता है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि यहां पर भी एक कंस्पिरेसी है, क्योंकि रैंडमली आपको एक एक्सीडेंट कैसे मिलता है एक ऐसे एक्सप्रेसवे में जहां पे एक लॉरी टकरा जाती है एक इंसान से। नाइजल स्टेपनी died on the spot, so much so that the coroner that was investigating his death called it an open verdict, which means that a crime was committed but he could not pinpoint what the crime was or where the intent lay. McLaren उस समय wasn't just McLaren, it was McLaren Mercedes. Mercedes had 40% stake in that team. पर ये जो स्थिति क्रिएट हुई थी, इसकी वजह से मिसट्रस्ट शुरू हो गया था, because Mercedes had done nothing wrong and McLaren was the only one that had taken up the initiative of taking up all these papers and trying to trump Ferrari the way they did. पर तब भी उनको फाइन देना पड़ रहा था, तो इसमें समस्या होने लग गई थी। तो मिसट्रस्ट जब बिल्ड होने लग गया, Mercedes thought that they would start taking matters into their own hands. By 2009, they tied up with Brawn GP. Ross Brawn, if you remember, Ferrari का हिस्सा थे, उन्होंने Brawn GP की शुरुआत की. So Mercedes tied up with Brawn GP midway through the season when Brawn GP was doing so well and they eventually did win the championship. Mercedes bought over Brawn GP, and therefore Brawn GP was renamed and rebranded Mercedes by 2010. By 2012, Mercedes decided कि अब नाता नहीं होगा. Now McLaren will have to pay for the engines that they will supply to them. And by 2015, Mercedes decided कि अब तो वो भी नहीं करना है, हमें देने ही नहीं है engines McLaren को.
क्योंकि मर्सिडीज एरा ऑफ डोमिनेशन शुरू हो गया था। 2014 में लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने मैक्लारेन से मर्सिडीज मूव बनाया था आफ्टर दिस एंटायर स्कैंडल और थोड़ी और दिक्कतें जो हो रही थी, he became world champion by 2014 and Mercedes continued their era of domination by winning 7 championships in a row. It's 7 consecutive Constructors' Championships for Mercedes. They win here in Imola. Get in there, Lewis. That is it, mate. Mercedes AMG Petronas 7 times. 7 times, mate. 1998 के बाद आखिरकार जाकर अब 2024 में मैक्लारेन बनी कंस्ट्रक्टर्स चैंपियंस फिर से। और ये क्यों हुआ? क्योंकि 2021 में फिर से मर्सिडीज ने बोला ठीक है, हम अब आपको फिर से सप्लाई करेंगे अपनी इंजन्स और आप देखिए आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है, had this Spygate scandal not opened up, would McLaren have become champions much sooner than 2024? Would they have had to wait 26 years to become champions once again? Because McLaren and Mercedes would have been together and the era of domination could have been together itself. This scandal not only rocked F1, but it shocked the world. But just remember, how cool is it that these are the factors that were involved? Some white powder, 2 world champions, a mysterious death, the largest fine in sporting history, but my personal favorite, a photocopy machine becoming the whistleblower.